We're live. क्या हाल है? थोड़ी देर वेट करते हैं. आई थिंक थोड़ी सी ऑडियंस बिल्ड हो जाए. सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. आई थिंक लेट्स स्टार्ट क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारी वैसे हो ही जाएगी. हाउ कम आई कैन नॉट सी. व्यूअर्स आर कमिंग ना. सो एक थोड़ा सा ऑडियंस बिल्डअप हो जाए. 5, 10, 15, 20. चलें लेट्स स्टार्ट. चलो. ओके, we're starting today. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, क्या हाल है? दानिश, नुमान एंड उस्मान कैसे? डॉक्टर उस्मान. अबे यार अभी रिवील नहीं करना था. हम तीनों में से डॉक्टर कौन है, ये मुश्किल सवाल हो रही है. सो ऑफ कोर्स वी नॉट डॉक्टर्स. कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने अनाउंस किया था 2 दिन पहले कि हम लोग एक सेशन करने लगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर. और कंसिडरिंग जो आजकल सोसाइटी में एक पैनिक चल रहा है रिगार्डिंग कोरोना वायरस, जो पाकिस्तान में भी नहीं है तो चिल करो, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी प्रिवेंशन आपको करनी चाहिए. तो उसके ऊपर हमने सोचा कि लेट्स डू अ गाय टॉक सेशन, जिसमें उस्मान इज़ रियली काइंड इनफ दैट ही गेव अस टाइम एट दिस आवर, क्योंकि तुम लोगों ने प्राइम टाइम 11 बजे जो रखा हुआ है ना, उस वजह से डॉक्टर को रात के 11 बजे आना पड़ रहा है. सही है, दैट इज़ नॉट गुड बट फाइन. एंड नुमान ऑफ कोर्स इज हियर विद अस टुडे. नुमान, वुड यू लाइक टू से समथिंग? चलिए, अस्सलाम वालेकुम सोल ब्रदर्स. आज हम हमारा जो SBP गाय टॉक का एक सेशन है उसमें हम आए हैं. अब हमारे जो आज गेस्ट आए हुए हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बताने लगे कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर. जिस तरह दानिश ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारी जो एसोसिएशन है वो डॉक्टर ईसा लैब के साथ है. इनका ये हेड ऑफिस है यहाँ पे. हम थोड़े से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के एलिमेंट्स पे भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन बीमारी है उनके बारे में भी बात करेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो 60,000 62,000 माशाल्लाह से हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, तो हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. और ये इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम इतने ज़िंदगियों में बिजी हो चुके हैं, इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, तो हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर लिया और साइड लाइन कर दिया है. तो उनको एड्रेस करना जो है ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे हेल्थ समझ लें एक मेडिकल डिज़ास्टर एक बन के आ गया है हमारे मुल्क में. तो विदाउट आई थिंक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कम राइट टू द पॉइंट. उस्मान के बारे में थोड़ा सा बताना चलूँ. उस्मान इज़ a qualified doctor and he teaches at Community Health Department. Community Health Sciences Department, Ziauddin University. At Ziauddin University. So he's a very relevant person to talk about this subject. So Usman, I'll start with the first question. थोड़ा सा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बताना शुरू करें. है क्या एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पता चले कि प्रिवेंशन इटसेल्फ क्या चीज़ है. प्रिवेंशन इन मेडिकल टर्म्स के हवाले से या मेडिकल लैंग्वेज में आप कह लें, प्रिवेंशन ये है किसी भी बीमारी से या किसी भी इंजरी से बचाव का तरीका. हम यूजुअली इस बारे में बहुत कम सोचते हैं. हम देखते हैं कि भाई जी बीमारी हो जाएगी, उसके बाद हम उसको मेडिसिन वगैरह के ज़रिए हल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या तदाबीर लेनी चाहिए और किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए. वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मुझे बताएं कि प्रिवेंशन जो है मेडिसिन को अवॉइड करने में कितना % रोल प्ले करता है. ऑन अ वेरी रफ स्केल आपने कभी पढ़ा है मतलब कि आप ये काम कर लेना 80% बीमारियों से आप बच जाएंगे, मतलब इस तरह का कोई चक्कर है? प्रिवेंशन के 4 कैटेगरीज कह लें या 4 दर्जात कह लें. उसमें 2 दर्जे ऐसे हैं जिसमें मेडिसिन का रोल नहीं आता. फिर उसके बाद के जो 2 दर्जे हैं उसमें मेडिसिन का रोल आ जाता है. ठीक है, तो पहले 2 दर्जे ये होते हैं कि एक चीज़ होती है रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? वो अमल या फिर वो चीज़ें ऐसी जो वजह बने एक बीमारी की तरफ ले जाने की. सही है, ये रिस्क फैक्टर होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, वो फर्स्ट दर्जा होता है प्रिवेंशन का. दूसरा दर्जा ये होता है कि अगर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, हम ऑलरेडी एट रिस्क हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो हम उन रिस्क फैक्टर्स को के मौजूद होने के बावजूद अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं उसमें ऐसे चेंजेस लाएं कि हम उस डिजीज़ प्रोसेस की तरफ ना. इसको इतना लाइट क्यों लेते हैं लोग? आपको पता है बंदा स्मोकिंग करेगा तो एक रिस्क पे तो है वो, मतलब ही इज एट प्रोन टू रिस्क. एक बंदा स्मोक कर रहा है, गुटखा खा रहा है, आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली बंदा क्यों कंटिन्यू करता है? उसको पता है कि वो गलत कर रहा है बट स्टिल ही डज नॉट टेक प्रिवेंशन सीरियसली. क्या वजह है इसकी?
इसकी वजह एक तो सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। दूसरा ये है कि सिगरेट की लैक ऑफ अवेयरनेस। एक बंदा बता दो रोड पे खड़े होके जिसको ये कह दे यार ये बहुत हेल्दी काम है, दूध की तरह पीता हूँ मैं इसको, मैं बहुत हेल्दी, और वो मानता है कि कौन सी लैक ऑफ अवेयरनेस है? साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस कौन मुझे ये बता दे कोई एक बंदा इस वक्त दुनिया में नहीं जानता बोले यार ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, लंग खुलते हैं भाई इससे, मैं पीता हूँ उसको बहुत मजा आता है। असल ये है कि हम जो है वो सोचते नहीं है कि फ्यूचर में इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा। हम ये सोचते हैं कि यार अभी हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है इसको पीने से, और पीयर प्रेशर में आके हम कर लेते हैं यार दोस्त वगैरह खुश हो रहे हैं और हमने कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में हमें किस बुरे हद तक जो है हमारी बॉडी को ये इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, हम डॉक्टर ईसा लैब में बैठे हुए हैं ना, तो भाई टेस्ट के बगैर तो बात ही, तो आप मुझे ये बताएं कि एक तो पहले तो ये बताएं ये जो लोगों की आदत है उठे और टेस्ट करवा लिया जाके, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं ना ब्रेन ट्यूमर का टेस्ट कराने जा रहा हूँ मतलब तो ये कैसी हैबिट है और किस तरीके से एक लैब में आपको जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह इंतखाब करना चाहिए एक अच्छे लैब का? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी किस्म का बीमारी, किसी किस्म की बीमारी के अलामात आप पे जाहिर हो रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये कि सबसे पहले आप अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएं। गूगल नहीं करें? गूगल लोग सबसे पहले गूगल करते हैं आजकल, गूगल करके मुझे पता है मुझे कैंसर हो गया, गूगल मेरा मैंने गूगल किया था। गूगल आपको मेरे ख्याल से 2 दिन का टाइम देता है कि 2 दिन बाद आप जो है वो जाने वाले हैं लेकिन इससे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा भाई, खुद ही बता रहे हैं। लेकिन बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप अपने सिम्टम्स को गूगल करें, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे रुजू करें। फिर अगर वो आपको किसी एक तो होता है फैमिली फिजिशियन, एक होता है जनरल प्रैक्टिशनर, फिर आते हैं स्पेशलिस्ट आपके। तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि हम एक फैमिली फिजिशियन या फिर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, और अगर आपके सिम्टम्स या आपके जो बीमारी के अलामात हैं उनके ऊपर से वो आपको गाइड करता है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। या फिर वो डॉक्टर जब तक आपको टेस्ट एडवाइस नहीं करता, आप खुद से जाके टेस्ट ना कराएं। मोस्टली ये होता है कि हम खुद से जाके बहुत सारे टेस्ट। इसका क्या नुकसान है टेस्ट कराने में? क्या पैसे, बीमारी थोड़ी लगेगी मुझे, मतलब अगला बंदा कह सकता है ना कि व्हाई यू सेइंग कि भाई एक बंदा है वो स्मोक करता है, उसको पता है कि एक एटीट्यूड है, मुझे सेइंग डॉक्टर ने मुझे यही टेस्ट देने लिख के, तो मैं खुद करा लेता हूँ, मैं टेस्ट करा के चला जाता हूँ डॉक्टर के पास। पहले उसके पास जाऊँ, वो 1000 रुपए ले लेगा मुझसे और बोलेगा टेस्ट करा लो, इसके पैसे ले लेगा मुझसे, फिर फायदा क्या हुआ? फिर मैं टेस्ट दिखाने जाऊँगा, बोला 1000 और दे दो, तो फिर मतलब वही वजह है ना कि आप खुद से अगर टेस्ट करा लेंगे तो शायद डॉक्टर आपको जो है वो जो 1000 रुपए के टेस्ट लिख के देगा, 3000 के करा लें, आपके अपने पैसे इसमें वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, हम स्ट्रेस में रहते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया हमारा अभी तक, वो एक एडिटिव स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है? आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिहाज से अच्छा आपको टेस्ट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर इंसान बन जाओ, मतलब यार कह रहा झूठ की बीमारी का भी टेस्ट है। ये तो बहुत मुश्किल है। अमीर ये कहाँ से लाया ये वाला? अच्छा, इसका मतलब हम वही बात में कंटिन्यू करूंगा उस्मान कि हम ये फिर बताना चाह रहे हैं, अगर उसको समराइज करते हैं कि प्रोबेबल कॉज तक पहुंचने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर की कोशिश होती है कि यार आपको ये टेस्ट लिख के दे दिए जाएं, फिर आप वो जाके वो टेस्ट जाके अवेल करें। क्योंकि एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर आपको जिस तरह दानिश ने कहा कि आपको सर में दर्द है तो आपने कोई और गलत टेस्ट अननेसेसरी टेस्ट किया और पता चला कि एक्चुअल इशू कुछ और है जो बाद में जाके डायग्नोस हुआ। तो प्रोबेबल कॉज तक पहुंचना जरूरी है इसी वजह से। बिल्कुल इसी वजह से कि एक वजह है और सब डॉक्टर्स जो लोग बनते हैं वो डॉक्टर्स इसीलिए बनते हैं कि वो लोगों को सही गाइडेंस दे सकें और सही तरीके से हेल्प कर सकें कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। अपने अगर कोई बीमारी है तो उसको किस तरह लेके चलना है, उसको किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप पहले प्रोफेशनल से रुजू करें और फिर अगर आपको कोई मतलब समझ लें सेल फोन खरीदना है आपने, तो आप पहले एक प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाते हैं, सब कुछ सर्च करते हैं, उसके बारे में आप एक बंदे के जाकर गाइडेंस लेते हैं और फिर जाके खरीदते हैं। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, प्रिवेंशन पे ही आ रही है, ये वायरस और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, ये मतलब 3 टर्म्स हैं जी, और लोग ऐसे यूज कर रहे होते हैं जैसे उनको बारे में सब पता है। मतलब इन तीनों में फर्क बता सकते हैं क्या टर्म्स हैं? इन्फेक्शन बेसिकली इज कोई भी बीमारी जो आपको किसी बाहर के जरासीम से लगी हो, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों जरासीम है, दोनों मुख्तलिफ किस्म के जरासीम है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन साथ में और भी 2-3 तरह के जो है वो जरासीम है जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं मेडिकल की ज़बान में, वो होते हैं। सही है। एक क्वेश्चन हमीद हमसे पूछ रहा है अगेन
कि कैन यू प्लीज आस्क कि कितने मंथ्स के बाद कौन सा टेस्ट लाजमी है? नाउ दिस इज सच अ वेग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। अगर सो हमीद आई नो इज अराउंड 28-year-old गाय, 30-year-old। अब ही इज आस्किंग कि कितने अरसे के बाद कौन सा टेस्ट कराना चाहिए फॉर अ 28-30-year-old पर्सन। अच्छा, ये दानिश की मैं बात ऐड करूंगा। जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादातर वर्किंग क्लास एक पॉपुलेशन है। ये वो वर्किंग क्लास है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैरिड है, उनके बच्चे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब अपनी जॉब और फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या ऐसे मैंडेटरी टेस्ट हैं जो उनको हर साल, यानी कि जेनेरिक टेस्ट जो उनको हर साल ज़रूरी है? बेसिक हेल्थ चेकअप। बेसिक हेल्थ चेकअप। देखिए अगेन वही वाली बात कि बेसिक हेल्थ चेकअप आपने खुद थैंक यू सो मच मेंशन कर दिया कि पहले वो जाके अपना चेकअप कराएं कि अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो जाके टेस्ट कराएं। हो सकता है एक 28-30-year-old बंदा इतना फिट हो कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी एक मेरा कॉलीग है ऑफिस में and he's a 23-24-year-old kid and he was feeling sick। तो अब पता ये चला feeling sick तो इतना नहीं था, plays football regularly, he's not very healthy as well in terms of weight, he's fine। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जब एक ऑफिस का रेगुलर टेस्ट होता है ना, मेडिकल हेल्थ चेकअप ईयरली, उसमें उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ गया। ठीक है, अब इतना हाई कोलेस्ट्रॉल वी कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। हालांकि मुझे पता है कि कोलेस्ट्रॉल का वेट से ताल्लुक नहीं है, अगर बंदा पतला है तो उसका भी हाई हो सकता है, बट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ लेमैन लाइक अस कि यार ये तो बिल्कुल फिट है और इसका कोलेस्ट्रॉल इतना अलार्मिंग लेवल्स तक हाई था। एंड देन अब फिर बंदे के दिमाग में आता है कि यार अगर एक आजकल इतने यंग लोग भी अगर इस तरह की चीज़ों पे एक्सपोज्ड हैं तो क्या उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब टेस्ट नहीं है? जैसे लेडीज़ का होता है कि इतनी एज के बाद आप हर साल मैमोग्राम करवाएं, तो जेंट्स के लिए कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है कि या कोई एजेस बता दें कि यार आफ्टर 50 तो आपने ये करना है, आफ्टर 35 तो आपने ये वाले टेस्ट करने हैं? यूजुअल गाइडलाइंस में जो कट ऑफ होता है वो एज ऑफ 45 इयर्स होता है। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि आपके पास रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है उनकी, तो फिर आप थोड़ा पहले कराना शुरू कर दें, 35 ईयर्स से 40 ईयर्स से कराना शुरू कर दें। या फिर आपके मजीद रिस्क फैक्टर्स हैं, आप स्मोकर हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी एज 40+ हो, तो स्मोकर को कब से टेस्ट कराना चाहिए? किस एज से उसको होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू? अलबत्ता सबसे पहले स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि 45 ईयर्स के बाद से जो है वो टेस्ट रेगुलरली, जैसे आपको खदशा है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, और दूसरे आपने कहा कि वजन बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक नहीं है, वजन बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक है। मतलब साथ साथ एक आपकी वो वाली बात में समझ गया कि एक थिन बंदे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एक्टिव एंड प्लेइंग फुटबॉल रेगुलरली, लाइक ही इज एन एथलेटिक पर्सन। इन चीज़ों में सिर्फ हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल नहीं आता, इन चीज़ों में हमारे जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। His father had a history of heart। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप एट रिस्क हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के नाम से एक टेस्ट होता है, जो कि रेगुलरली आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। उसके रेगुलरली से मुराद 6 months और 3 months लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। तो जिसका हिस्ट्री नोन है वो 6 months अपने डॉक्टर के मशवरे से उस टेस्ट को करता रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एयरबॉर्न डिजीज। एक तो ये बताएं, पाकिस्तान के इन हालात में एक ऑब्जर्वेशन है, आज से 5-6 साल पहले तक ना मैं साल में 2 दफ़ा बीमार होता, फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा सर्दियों में, एक दफ़ा गर्मियों में। अब मैं 2 दफ़ा सर्दियों में और 2 दफ़ा गर्मियों में क्यों बीमार होता हूँ? वो साइकिल खराब क्यों होता जा रहा है? मतलब वाई आर वी गेटिंग वैक्सीन हमने लगाई हैं, दवाइयाँ हमारे पास बेहतर हैं, लेकिन वी आर स्टिल गेटिंग ट्वाइस as sick as we used to 5 years ago। यूजुअली यहाँ पे जो फ्लू वैक्सीन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो अब जाके थोड़ा सा बेहतर होना। फ्लू शॉट्स जो हैं, फ्लू शॉट्स ओके, पहले लोग फ्लू शॉट को प्रेफर नहीं करते थे, एंड वैक्सीनेशन जो है एक थोड़ा सा डिलेमा था वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन की वजह से कोई ना कोई बॉडी को नुकसान हो सकता है। सही। क्योंकि दूसरा आप जो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा फील करना शुरू किया, आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, वो ये है कि एक तो हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि आजकल सबने नोटिस किया होगा, खासतौर पर जब से ये केमाड़ी में अभी जो हुआ है, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है जी, उसके बाद से हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। सिर्फ उस इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है कि इतना पोल्यूशन है, इतनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, सड़क पे हर वक्त ट्रैफिक जैम होता है, हर गाड़ी का अपना एग्जॉस्ट है, रोडें खुद ही नहीं, उसकी डस्ट की वजह, उसकी डस्ट है, सब कुछ है। तो इसके लिए एहतियात ये है कि हम जहाँ भी निकलें, एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है वो लेके निकलें। आजकल जो चल रहा है उसमें रिकमेंडेशन ये है कि N95 मास्क एक आता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल मास्क से, बट उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। क्या बताया आपने?
N95 और उसकी कॉस्ट क्या होती है वैसे? ब्लैक का हटा के आजकल तो ब्लैक होना शुरू हो उसकी गया। कॉस्ट जनरली जहाँ तक मुझे याद है 170-150 के अराउंड। सही है, जो लेकिन इसका वो- कभी 300 ये वाला का होता है ना जिसके अंदर वो होल लगा हुआ होता है। वो गोल सा मास्क होता है वाइट। अच्छा, गोल वाला। It filters the particles। अच्छा, इसमें ये भी बताया जाता है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि उसमें थोड़ा सा क्योंकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, लेयर्स होती है, तो इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और कुछ लोगों के लिए इनकम्फर्टेबल होता है। इट कैन नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, बट फिल्ट्रेशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स होता है। जो एसेंशियल एयर है आपकी, वो आप आराम से इनहेल कर सकते हैं, एंड जो आप एक्सहेल करते हैं वो सब उसमें से बाहर चला जाता है। अच्छा, फर्ज करें कि अच्छा, उसको रीयूज कर, सॉरी टू कट यू, उसको रीयूज कर सकते हैं। N95 रीयूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप कहाँ गए हैं। अगर आप किसी पेशेंट के करीब गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है या फिर कोई उसको इस तरह फिर नहीं कर सकते। कम्युनिकेबल या ऐसी डिजीज है जो खांसेगा और आपको हो जाएगी, तो उसके बाद हाईली कंटेजियस है, उसको आपको डिस्पोज कर देना चाहिए। लेकिन वैसे अगर आप शहर में नॉर्मल यूज के लिए एक बंदा है वो बाइक पे ऑफिस जाता वो है, यूज कर सकता है। लेकिन ये अगेन के मतलब हर मास्क की एक लाइफ होती है, Depend उस पे जो उसका बॉक्स अच्छा। होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें- नॉर्मल सी बात है, बंदा कपड़ा क्यों नहीं बांधता? तो भाई मतलब इस तरह का कोई होम। अच्छा, मैं एक बात बता रहा ये हूँ, layman एक point इट्स of अ view वेरी है। रियल क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिनों में मास्क जो है ना वो शॉर्ट हो जाए। जी बिल्कुल। अभी से होना शुरू हो गया, ब्लैक नहीं मिल रहा मास्क, फिर क्या करें? कोई है मतलब कोई ऐसी रेमेडी, कोई कपड़े का तरीका जिसको आप कवर करने से फर्क पड़ता है? ये उस मास्क में ऐसा क्या होता है? वो तो एक कपड़े कवर करने से फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट आप लगा सकते हैं बिल्कुल। बट गए जहाँ आपने कपड़े की बात की, कपड़े में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को वुल से और इन चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, अगर वो उसमें ब्रीथ करेंगे तो उसके सांस और ख़राब हो सकती है। अच्छा। लेकिन कपड़ा कुछ हद तक प्रिवेंटेटिव होता है, लेकिन जहाँ तक मास्क की बात है तो एक वजह है कि ये मास्क बनाया गया है, सही। और वो वजह ये है कि इस मास्क की लेयरिंग इस तरह की है कि वो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी रोक सकता है। ओके। आई थिंक इसका 95-96% शायद कॉन्फिडेंस काफ़ी जो है वो मतलब अच्छा इसका प्रोटेक्टिव लेयरिंग है जो। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये कर रहा था कि जो लोग जिनकी काम की नौयत ऐसी है जहाँ पे डस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जी, या उनका एक्सपोजर ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन या फैक्ट्रीज में होता है, तो उनको ऐसे क्या प्रिवेंटिव टेस्ट करने चाहिए जिससे उनको एटलीस्ट ये पता हो कि यार उनके इंटरनल सिस्टम जो है वो एटलीस्ट देयर मतलब खास तौर पे जहाँ टॉक्सिक वेस्ट toxic waste डिस्पोज हो रहा है, मतलब टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल देखें। टॉक्सिक वेस्ट जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, खासतौर पे वो वाला टॉक्सिक वेस्ट जो कैंसर कॉजिंग होता है, जो इस तरह से टायर रबर फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर कोल वर्कर्स हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें। बट अगेन सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, इनहेल्ड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बात ये हो गई जो हमने इतना लंबा मास्क पर डिस्कशन किया, ये कि इन सारे वर्कर्स के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि वो मास्क पहने, और हर मतलब ये इंश्योर करना चाहिए कंपनी को इटसेल्फ एंड उसके बाद गवर्नमेंट को कि हर कंपनी अपने वर्कर्स को ये चीज़ प्रोवाइड करे। और फिर उसके बाद उनके जो बेसिक हेल्थ टेस्ट हैं, जैसे CBC हो गया, जो कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम कहते हैं, यूरिन का डिटेल रिपोर्ट हो गई, वो उस तरह की चीज़ें जो बेसिक टेस्ट हैं वो सारे रेगुलर इंटरवल्स पे साल में 2 साल में जस्ट गॉट टू नो, बाय द वे मैं जब एंटर हो रहा था, डॉक्टर ईसा लैब की जो लैब्स हैं दे आर ओपन 24 आवर्स। मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल वाली या हेड ऑफिस वाली, ऑल द लैब्स, एंड दे हैव अ होम कलेक्शन सर्विस। आई डिड नॉट नो दिस। होम सैम्पलिंग नो मतलब दे यू कैन, इफ यू आर सिक एंड समबडी यू जस्ट कॉल देम अप, तो वो घर से आके आपका सैंपल पिकअप कर लेंगे यार। आई मीन दैट इज अ वेरी बिग सर्विस, बिकॉज जब आप लैब जाते हैं तो ज़्यादातर लोग आई थिंक लैब इसलिए नहीं जा पाते, दे डोंट गेट टाइम फ्रॉम देयर ऑफिस और स्कूल और व्हाटएवर रूटीन्स दे हैव। आई थिंक दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल सर्विस। अगर हम इसके बारे में सही डेफिनेट। अच्छा, इसमें उस्मान हम नेक्स्ट बात करेंगे ओबेसिटी पे। अभी जैसे हमने भी लिपिड प्रोफाइल की बात ज़रूर की, लेकिन ओबेसिटी इज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग एट अ वेरी अलार्मिंग स्टेज इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल की बात हो रही है। क्या मतलब? हमारा लाइफस्टाइल ये डायरेक्ट अटैक था, दो लोगों की तरफ डायरेक्ट टॉन्ट है। देखें वो इनडायरेक्टली अगर लेना तो अलग बात नहीं। तो वो पॉइंट ये है कि अगर वो ओबेसिटी के लिए क्या प्रिवेंटिव, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इज वन थिंग, लेकिन कोई क्या ऐसी हार्ड पॉइंटर्स व्हाट्स द मैजिक वर्ड? व्हाट्स द फॉर एग्जांपल मुझे एक मसला है, आई कंसीडर माई सेल्फ एज ओबीस, सही है, मुझे नहीं पता दानिश की क्या डेफिनेशन है उसके लिए। मैं तो नहीं करता।
तो व्हाट शुड बी अलार्मिंग फॉर मी कि जो मुझे मजबूर कर जाए कि यार अब मैंने जो है ना अब अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आना है, क्या हो सकता है ये? ओबेसिटी टू अ लेवल ऑफ कि हम जो हैं वो बिल्कुल एक चीज़ होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल उस चीज़ को बोलते हैं कि आप पूरा दिन बस बैठे रहें और आप खाते रहें और उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कुछ नहीं है, विच विल इवेंचुअली लीड टू ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच कैन लीड टू डायबिटीज़, विच कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, विच कैन लीड टू कैंसर्स। और मतलब ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों रूट कॉज है बहुत सारी बीमारियों का। तो ये है कि आजकल खास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर काफ़ी एक्सरसाइज का और जिमिंग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार उसका स्टेरॉइड्स और वो भी तो बढ़ गए हैं, जो साथ साथ वो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। प्रोटीन, ये वाला शेक खा लो, केले नहीं खाऊंगा मैं, ये खा लूंगा। क्रेजी। वो सारा अवेयरनेस की बात होती है कि मतलब कितना अवेयरनेस है वहाँ पे और आपका अच्छा, कितने स्टेप होने चाहिए? सॉरी टू कट यू, आप सब लोगों ने फिटबिट भी खरीदा हुआ है और स्टेप्स एक नॉर्मल 30 ईयर ओल्ड एडल्ट के कितने स्टेप्स होने चाहिए दिन के? अगर मैं स्टेप्स के कोई इस तरह की रिसर्च है या कोई इस तरह का मतलब होगा, ऑब्वियसली कोई रिसर्च हुई होगी, बट मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट 10,000 to 15,000 स्टेप्स जो है अगर आप चलते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव होता है। कि मतलब आप बेशक जो है ये नहीं कोई कह रहा कि आप भागें दौड़ें या फिर जिम करें, आप नॉर्मल वॉक फास्ट वॉक अगर कर लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो मैंने एक हिसाब लगाया कि 4,000-5,000 स्टेप्स ना तकरीबन 2.5 किलोमीटर जी डिस्टेंस है। So the doctor said at least 6 kilometers. At least 6 kilometers of brisk walk a day, which is around 1 hour या 45 minutes of walk, है ना? 45 minutes की वॉक, मतलब आपने ये आधे घंटे से 45 मिनट्स में you have to conduct it। अच्छा जी, कल PSL स्टार्ट हो रहा है, हम ग्राउंड में जा रहे हैं, हम कैसे प्रिवेंट करें कि हम बीमार ना हो और एंजॉय भी कर लें? मतलब कोई इस तरह की चीज़, आई मीन एक तो आप किसी पे छींके ना ताकि वो भी मारना हो, ठीक है। दूसरे की छींक अवॉइड करें। बट इन स्पेसेस में बढ़ जाता है। देखिए साफ सी बात है कि जोक्स असाइड जितना कॉम्पैक्ट स्पेसेस होती हैं, जितना लोग करीब करीब खड़े होते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा चांस होता है एयरबॉर्न डिजीज कैच करने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो वहाँ भी यही प्रिवेंशन है कि आप सब जो है वो मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है। और दूसरा, खांसने का और छींकने का एक तरीका होता है जो कि हमें सिखाया जाता है, बेसिकली सही है, बजाय इसके कि हम या तो अपने हाथों में खांसें या छींकें, हमें हमेशा अपनी स्लीव में इस तरह से खांसना चाहिए या छींकना चाहिए ताकि जो पार्टिकल्स हैं हम अपने हाथों में खांसे, I won't touch anything with it, I won't shake anyone's hand। इससे आप स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप इधर करेंगे तो इसका impact नहीं आता। That's something very obvious, but people don't take care of। That's a very good insight, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कभी हम मार्केट में हो, तो वो जितनी जोर से छींकता है उसको लगता है कि उसमें इतनी ज्यादा मर्दानी है, इतनी ज्यादा छींकने में उसको क्या चांद मिल रहा है। अच्छा, डॉक्टर ईसा लैब इज गुड, इट्स ऑन माय पैनल। मुबारक यार, तो इनका तो टेस्ट इनका टेस्ट फ्री में हो रहा है। अच्छा खैर, तो अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन का थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप? जैसे मैंने शुरू में बताया था, बहुत के प्रिवेंशन के दर्जात होते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इसका सेकंड दर्जा है कि अगर रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो गए तो उसको डिजीज़ प्रोसेस में डेवलप होने से किस तरह रोका जाए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, सही, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोलॉजिक प्रॉब्लम्स की, तो यह है कि उसको अगेन वही ओबेसिटी अवॉइड करनी है, मोटापा अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करनी है, खाना पीना कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज साथ में जारी रखनी है, इन सब चीज़ों की, स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। इन सब ये प्राइमरी प्रिवेंशन का एक हिस्सा है कि बिफोर द डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट्स, बिफोर बीमारी लगे आपको, आप उससे पहले जो आपके सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें और मज़ीद रिस्क फैक्टर्स ऐड अप करने से बचें। अच्छा, ये अब मैं सवाल करूँगा ख़ास तौर पे नई जनरेशन के लिए, क्योंकि अक्सर हम थोड़ा सा स्टेटस को चैलेंज करते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं, जिस पे हमारे जो बड़े हैं वो हमसे सवाल करते हैं, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारी एक फैमिली डॉक्टर है, ठीक है, आई समहाउ डोंट बिलीव कि यार उनके पास नॉलेज और स्किल होगी, बट समहाउ उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है लेवल की। सो आई ऑलवेज चैलेंज कि यार मैं एक एक्सपर्ट के पास ना चले जाऊँ अगर मेरे पास
अगर मुझे थ्रोट का इशू है तो मैं एक स्पेशलिस्ट ईएनटी के पास चला जाऊं रादर देन अ फैमिली। हाँ, सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, जनरल फिजिशियन के पास? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हमारे यहाँ रुझान बढ़ता जा रहा है कि हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। हम एक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं लेते कि हमें क्या हो रहा है और हमें किस स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कह देता है कि जी ये मेरा केस नहीं है, वो मना करके किसी और के पास भेज देता है। तो इस तरह पेशेंट जो है वो सिर्फ घूमता रहता है। तो इसलिए सबसे GP एंड फैमिली फिजिशियन इज द फर्स्ट डॉक्टर यू शुड गो टू, एंड देन उसके बाद आप वो उसकी गाइडलाइन के मुताबिक जो है उस स्पेशलिस्ट से रुजू करें। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी फर्ज करें कोई हिस्ट्री नहीं है मेडिकल और दे वांट टू नॉर्मली, हाँ, डे टू डे, हाँ, तो अब वो वही आपको रेफर करें तो बेहतर है ना, मतलब आप खुद चले गए सर में दर्द। सो ऑलवेज गो फॉर ए जीपी और फैमिली फिजिशियन, जिसके बाद देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, क्या इशू क्या है, देन डायरेक्टली गो टू दैट स्पेशलिस्ट। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक another thing that I would like to point out कि अगर जिन लोगों के टेस्ट अभी आने वाले हैं या जिन्होंने अपने पेरेंट्स के, खुद के, घर पे किसी के भी टेस्ट कराने, 27 फेब से लेके 1 मार्च तक इस महीने you're getting 40% off on Dr. Issa Lab anywhere in Karachi, by the way. So सिर्फ ये सोल ब्रदर्स कराची के लिए है, और जगहों पे नहीं है, सबके लिए है, लेकिन सोल ब्रदर्स इसलिए बोल रहा हूँ आप इधर बैठे हुए। बल्कि इनकी आसानी के लिए हम एक पोस्ट भी लगवा देंगे जिसमें वो सारे टेस्ट होंगे। It's for 4 days there are some prevention test package that they have, जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस पहले से बने हुए हैं और आप अपने डॉक्टर से पूछ के वो टेस्ट अगर आपके अभी आ रहे हैं तो यू कैन सेव 40% अमाउंट ऑन दैट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वांटेड टू टेल यू। अच्छा, एक मैं दानिश यहीं से फॉरवर्ड करता हूँ, एक जनरल सवाल है कि आजकल अक्सर कंप्लेंट्स लोग कर रहे होते हैं यार कि मुझे खांसी खत्म नहीं हो रही, मेरे अंदर बलगम जमा हो रही है, सुबह को उठता हूँ तो बलगम इतनी जम गई, अब वो somehow I want to relieve, या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक तो हम उस पर एक रुकावट है और दूसरा कि आगे जाके हम ऐसी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स करें। एयर पोल्यूशन इसका कॉज है, बट ये है कि मतलब मेडिसिन भी हैं बहुत सारी जो कि आप ऑब्वियसली अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको बताएगा, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा हमारी आदत होती है इनक्लोज स्पेसेस में सोने की। हम जब सोते हैं तो हमारी खास तौर पर इवन सर्दियों में भी खिड़कियाँ वगैरह सब बंद होती हैं और रूम वेल वेंटिलेटेड नहीं होता, तो उसकी वजह से भी सांस में तकलीफ और खांसी वगैरह हो सकती है। तो एक ये बहुत अच्छा मेजर होता है कि अगर आपको लग रहा है इस तरह से तो आप एक तो अपने रूम की वेंटिलेशन बेहतर करें, दूसरा बहुत सारे लोगों को कारपेट्स, पर्दे वगैरह से, इन सब चीज़ों से एलर्जीज होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें एलर्जी कॉज कर रही हैं तो उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें। घर में कोई पेट्स रखे हुए हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहें या फिर उनको ना रखें। हाँ, बल्कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वैक्सीनेशन इशूज होते हैं, प्लस पेट्स के अंदर से भी आपका फर जो होता है उससे आपको एलर्जीज होती हैं। फूड एलर्जी टेस्ट होता है यार, ये दिस इज अ वेरी रेलेवेंट थिंग। ये कुछ दिनों पहले एक केस आई वुड लाइक टू डिस्कस। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसको एक एलर्जी हुई एंड डॉक्टर केप्ट ऑन सेइंग आपको कुछ खाने से हुआ है, बट टेस्ट उसने कराए तो दे कुड नॉट फिगर आउट क्या खाने से हुआ है। They could tell कि किसी उससे why can't in this day and age a doctor, and she suffered for a week and she came to Ziauddin, by the way. The thing is, I'm not saying the doctor was bad or something, but why in this day and age ये कैसे नहीं पता चला कि उसको अब अगेन उसको लाइफ में दूसरी दफा हुआ था ये, उसका पूरा मुंह स्वेल हो गया, सब कुछ हो गया, बट द थिंग इज कि अब वो उसको ये नहीं पता कि उसको किस चीज से वो कॉज हो रही है एलर्जी, किस चीज से। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब दिस इज वेरी अलार्मिंग। अब तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक दफ़ा नोटिस कर लिया कि आप खुद रिकॉल करें कि किस चीज़ से जो है मुझे ट्रिगर हुआ है। दूसरा ये कि इन दिस डे एंड एज ऐसा नहीं है कि ऐसे टेस्ट मौजूद नहीं है, ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो स्पेसिफिक यहाँ पर भी होते होंगे। जो स्पेसिफिक टेस्ट है, स्किन एलर्जी टेस्ट होता है, स्किन उसके अंदर जो है वो बेसिक छोटे छोटे एलर्जेंस जो है वो आपको उससे एक्सपोज करके फिर जो है वो चेक करते हैं कितना ज़्यादा उसका रिएक्शन हुआ। तो ऐसे टेस्ट मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसे टेस्ट नहीं। बल्कि अभी मैं यही बता रहे थे इनफैक्ट मुश्तबा कि फूड एलर्जी के भी जो है वो टेस्ट होते हैं। That's what I'm saying कि इनके जो पैकेजेस हैं, इनके पैकेजेस के अंदर कैटेगरीज बनी हुई है, राइट? यू कैन गेट योर स्पेसिफिक पैकेज फ्रॉम द डॉक्टर एंड यू कैन गेट 40% ऑफ ऑन दोज 4 स्पेसिफिक डेज। अच्छा, एक और इशू आता है कि नॉर्मली हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है यार सबसे क्विक रेमेडी है कि मैं पूरा कोर्स कर लूँ एंटीबायोटिक्स का, और एक वो एक नॉर्म बन जाता है, एक बड़ा मतलब एक उसको मतलब क्या कहूँगा मैं कि टॉफियों की तरह खाई जाती हैं और बाज़ दफ़ा कोर्स पूरे भी नहीं होते, कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ। एंटीबायोटिक्स, हाँ
ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। अच्छा छोड़ो, मैंने छोड़ दी। लेकिन इसमें एक बेसिक हाईलाइट देना बहुत ज़रूरी है कि अगेन वही जो शुरू में आपने मुझसे पूछा था कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या फ़र्क है। वायरल इन्फेक्शन जो हमें आम नज़ला खांसी होता है उसके लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने सिम्टम्स को यानी अलामात को ट्रीट करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं और टाइम गुजारते हैं, हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं, वो खुद 1 से 2 हफ्ते में जो है वो चला जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। और डॉक्टर कैसा पता करता है मेरा शक्ल देख के कि आपकी शक्ल देख के नहीं पता करता, वो टेस्ट कराता है पहले कि जो है वो यहाँ कितने डॉक्टर हैं पहली विजिट में, हाँ ये 2 ऑगमेंटन ये तेरा सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस नहायत ही गलत है। ठीक है, कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनसे आप देख के बता सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि अगर एक पेशेंट का गला खराब है और उसे फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, जहां आपको नज़ला खांसी स्टार्ट हुआ वहां चांसेस हैं कि वायरल इन्फेक्शन ही है। आपको ज़्यादातर चांसेस नहीं होते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है। जैसे आपको गले में दर्द हो रहा है लेकिन नज़ला खांसी फ्लू नहीं है, आपको गला उसने चेक किया, टॉन्सिल्स एनलार्ज हुए हैं, ठीक है, या फिर गला पीछे से जो है वो पूरा आपका जो थ्रोट है वो लाल हुआ है, तो ये बैक्टीरियल है। वहाँ एंटीबायोटिक की इंडिकेशन बन सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि हम एक सीबीसी करा लें, चेक कर लें, उसमें एक डिफरेंशियल काउंट होता है, वो हम चेक पता चल जाएगा, सब पता चल जाता है। दूसरा, एंटीबायोटिक के कोर्सेज जो हम छोड़ देते हैं बीच में से, ये बहुत ही गलत है। इसकी वजह से आज जो पाकिस्तान में टाइफॉइड फैला है, जिसको हम एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड कह रहे हैं, वो मेजर एंटीबायोटिक्स जो कि लास्ट रिजॉर्ट्स थे उनसे भी रेजिस्टेंट हो चुका है। अच्छा, तो ये एंटीबायोटिक बीच में छोड़ने की वजह से हुआ है? एंटीबायोटिक बीच में हम ये करते हैं, हमने एंटीबायोटिक खाई एक दिन, एंटीबायोटिक का ये होता है कि आपने जब पहला डोज लिया एंटीबायोटिक का, आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक का आपने पहला डोज ले लिया, दूसरा डोज ले लिया, आप बिल्कुल फिट महसूस किया, आपने कहा ठीक है इसको मैं साइड कोर्स पूरा करना होता है। इसको आपने साइड पे जिस दिन रखा उस दिन जो 3 से 4 बैक्टीरिया भी अंदर बचे थे ना, उन्होंने कहा चलो भाई अब हम अपना काम शुरू करते हैं, इस एंटीबायोटिक को आइंदा खाएगा तो हम इसको काम नहीं करने देंगे। So that is why आपको कोर्स पूरा करना जरूरी है। कोर्स पूरा करने भाई एंटीबायोटिक आधे में नहीं छोड़नी, पूरा आपने सिखानी है। तुम अम्मार हसन, तू अपना डॉक्टर तब्बा से टेस्ट करवा। तेरा मैं बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, अगला पूछा पेट्रोल पंप। यार अभी रास्ते में बहुत हमें ट्रैफिक मिला क्योंकि पेट्रोल की अपेरेंटली किल्लत हो गई है, किमाड़ी जो बंद हुआ है, तो या पैनिक नहीं क्रिएट करना खुदा के खामखा जो है ना, बाबर अली ने जो है मजाक बनाया हुआ है। एनीवे, सो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, राइट? व्हाट्स आई थिंक सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन की हमने कोई बात अगर हमने बात नहीं की, वो लास्ट 2 स्टेजेस है प्रिवेंशन के। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये होता है कि जब आपको डिजीज़ हो गई उसके बाद आपने उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मुझे डिजीज़ हो गई, आपने डॉक्टर के पास गए, उसने आपको ट्रीटमेंट दी, वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाता है कि आप मजीद कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को अपने बचा लिया। अब टर्शियरी प्रिवेंशन की एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे आप किसी को फ्रैक्चर हो जाता है कोई इंजरी की वजह से, उस फ्रैक्चर के बाद हमने जाके सर्जरी करवा ली, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ गया। अब उस सर्जरी के बाद हमें क्या करना है, हमें उस लिम्ब को वापस अपनी प्रॉपर मूवमेंट तक लेकर आना है। तो जो उसका रिहेबिलिटेशन फेज है उसको वापस मूवमेंट तक लाने में और नाकारा होने से बचाने में, दैट्स पार्ट ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन। सो डज फिजियोथेरेपी दैट हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ इट? Yes, physiotherapy is a part of rehabilitation and rehabilitation is a part of tertiary prevention. Oh, I think this facility is also providing physiotherapy. Yes. जो डॉक्टर ईसा का जो आपका मेन सेंटर है वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी होती है। फिजियोथेरेपी सर्विसेज हैं इनकी। उसका होम पिकअप सर्विस नहीं होता अब्बू को ले जाओ। बट फिजियोथेरेपिस्ट आई एम श्योर घर पे अवेलेबल होते होंगे। आई एम श्योर यार, वो भी डिपेंड करता है। देयर इज अ ह्यूज इशू व्हेन इट कम्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्लेसेस वेयर यू कैन गेट फिजियो डन, क्योंकि बहुत से लोग ना आपका मामला खराब कर देते हैं। तो इफ यू डोंट गो टू अ प्रॉपर एक्सपर्ट फॉर दैट, आई थिंक कायरोप्रैक्टर बोलते हैं इसको जो इसका, सो आप उसको रियल डॉक्टर मानते हो या आप लोग भी मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि बहुत डिबेटेबल है। अच्छा, वैसे कायरोप्रैक्टर पाकिस्तान में शायद रिलेटिवली इट्स अ वेरी न्यू कांसेप्ट और पीपल डोंट इवन नो इट्स कॉल्ड कायरोप्रैक्टर। होते हैं फिजियो वाले बंदे को बुला ले, सही हो गया। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी। जब जरूरत पड़ेगी उस मालयेशिया से अच्छा आपको कोई बंदा नहीं लगेगा जिंदगी। आई थिंक हम लास्ट फेजेस में आ गए हैं, तो थोड़ा सा अली रज़ा, आई लेफ्ट मेडिसिन for 2 years, alhamdulillah all my diseases are better. I did so many course, many issue.
So Ali Raza कह रहा है कि I have left all kinds of medicines since 2 years. I think he's referring to our discussion जो हमने antibiotics पे किया था, शायद ये उसमें कह रहे हैं. And I feel so much better. I think wearing off diseases is also a very good thing unless you have some major symptoms, right? अच्छा कितने टाइम के बाद आपको अलार्म हो जाना चाहिए फॉर अ रेगुलर जो तबीयत खराब होती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, कितने अरसे तक ये हो उसके बाद यू हैव टू गेट अलार्म कि यार नहीं डॉक्टर के पास जाओ और जैसे डिपेंड करता है. मैंने बताया कि नज़ला खांसी जो वायरल है वो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, बट अगर वो एक हफ्ते में नहीं ख़त्म होता, खांसी कंटिन्यू हो रही है, आपको फीवर दोबारा आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट इट हैज़ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया है कि आप इम्यूनिटी आपकी कम थी, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया और बैक्टीरिया जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको लाना है. अच्छा, एक इसमें बड़ा इशू आता है क्योंकि मैं एज अ फादर, एज अ पेरेंट, एज अ फादर मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आई नो अ फ्यू फैमिलीज इन माय सन स्कूल के जो अपने बच्चों को मेडिसिन नहीं देते. वो कहते हैं यार ये इट्स अ नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम दवाई नहीं देंगे तो ये नेचुरल हो जाएगा. तो I personally believe it is wrong, but as a professional, what is your guidance? वैक्सीन करवाते हैं लेकिन होम रेमेडीज अच्छी चीज नहीं है. ये मसला है, वो वैक्सीन भी नहीं कराते. वो देखो वैक्सीन तो मस्ट है, लेकिन एक और कैटेगरी ये है कि वैक्सीन कराने के बाद आप जनरली इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं थ्रू डाइट, थ्रू अ लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस. तो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट प्रैक्टिस? देखें, हर चीज़ को एक बैलेंस में लेके चलना, एक्सट्रीम नहीं बने. ठीक है, मेडिसिन में भी आप एक्सट्रीम ना हो. हम लोग ये करते हैं कि हम, जैसे आपने कहा कि एज ए पेरेंट हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान होता है कि हम खुद से कोई दवाई दे दें, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े. और अगर आप किसी अच्छे वेल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कभी भी आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं देगा. अगर आपके बच्चे को एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो वो एंटीबायोटिक नहीं देगा. ये एक मिसकंसेप्शन जहाँ जो मैल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, कराची में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं बहुत सारे, और उन्होंने ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया कि तुम डॉक्टर्स के पास जाओ, ये तो एंटीबायोटिक दे देते हैं. अच्छा, एक और चीज़ आती है. अच्छा, क्यों देते हैं? क्या मसला है? या हमारे डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, क्या ये अपने लेट्स, अब आपकी बिरादरी पे हमला कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप क्या ये मुसीबत उतारने के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि बस जल्दी से दूसरा पेशेंट आ जाए, बस एंटीबायोटिक पकड़ाओ, क्योंकि बहुत से डॉक्टर गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड? अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दैट आवर कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है. सही है. बहुत सारे लोग यहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं. सही है. तो उसकी वजह से होता ये है कि हमें पता है कि यार हमारे पास अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो कि डॉक्टर की फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो टेस्ट कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं, बट एंटीबायोटिक, वो मैं उस तरफ जा रहा हूं. अच्छा, वो टेस्ट कैसे अफोर्ड करेगा वो, क्योंकि देखें अगेन मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल वायरल में डिफरेंशिएट करने का मकसद क्या है कि हम पहले टेस्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करा लें पूरी प्रॉपर्ली, ठीक है. अब वो कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज़ को? तो जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ पे डॉक्टर्स को यूजुअली करना क्या पड़ता है, अब डॉक्टर टेस्ट लेके देते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है ये कराने के. यार आई बेग टू डिफर. बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं, बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता ये, बट मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम जी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिग 4. इन बिग 4 डॉक्टर्स एंड अप गिविंग एंटीबायोटिक्स. देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट. उसके पीछे कोई, लेकिन एक परसेप्शन है ना. ये देखें, जो बिग 4 की आप बात कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं आपके दिमाग में, शायद मेरे दिमाग में वही हो, पता नहीं मुझे. बिग 10, ठीक है. तो जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है, वहाँ पे तो ये इशू आता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो डॉक्टर्स ये करते हैं कि 3-4 ट्रीटमेंट लाइंस एक साथ चला देते हैं ताकि जो भी बीमारी हो ट्रायल एरर के हिसाब से ठीक हो जाए. ओके, ठीक है. तो वो एक अलग, तो यानी इजी वे आउट, ये इजी वे आउट है, बट अगेन इजी वे आउट. अच्छा, इसका कोई हार्म है? लेट्स सपोज एक बंदे ने कोर्स पूरा करके एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है? बगैर वजह के हाँ, एंटीबायोटिक का कोर्स ऐसे ही खा लिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था. हम एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सेकेंडली इससे भी रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है. यानी ये कि आपकी इम्यूनिटी खराब कर सकती है अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाना. ठीक है. आई थिंक हमने सारे कवर कर दिए इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी, स्मोकिंग, और अगर जेनेटिक इश्यूज हैं या हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इश्यूज आते हैं, इसमें हम ये भी यार ये बता, ये एमआरआई की मशीन में कभी घुसे हो तुम? यहाँ पे वो पुरानी वाली एमआरआई मशीन तो नहीं, वो ढक 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 वाली इंसिडेंट दैट अ फ्रेंड ऑफ माइन
went into an MRI machine, वो भाग गया उसको, उसने बोला यार ये आवाज़ बहुत कर रही है, and it's a very genuine issue, a lot of people get scared. So we have CT scan, MRI, dental services में क्या होता है यहाँ पे, मतलब you have a dentist sitting here. So Dr. Isa lab only the headquarters, right? Not the head. Different branches में भी है dentist. मतलब the branch at defense उधर भी dentist बैठा हुआ है. There's a no defense में अगर. Yeah, we're back again. All right. I think connection issue था. Now we're back live again. सही है, ठीक है. Say, why medicine keep add rather than game for especially old person? Add rather than अच्छा. बूढ़े लोगों के लिए मेडिसिन ऐड क्यों होती चली जाती है, मतलब ये सवाल कर रहे हैं. देखें बढ़ती जाती है डोजेज, आई थिंक पूछ रहे हैं कि बढ़ती जाती है. डोजेज नहीं बढ़ती जाती, नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ती जाती है, बिकॉज एज के साथ साथ एक तो एज इज इटसेल्फ रिस्क फैक्टर, ठीक है. एज के साथ साथ बीमारी बढ़ती जाती है, और आपने पहले अगर ख्याल नहीं रखा होता तो वो बीमारी बाद में जाके जो है वो और रेजिस्टेंस वाला पार्ट भी होता है, ठीक है. कि मतलब ओल्ड एज में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुकी होती हैं. साथ में अगर एक ओल्ड एज पर्सन है, कोई फर्ज करें कोई 75-80 ईयर्स का मेल है, फीमेल है, ठीक है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको 2-3 और बीमारियां हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफ को कम करने के लिए और उसके डिजीज़ प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए ये मेडिकेशंस ऐड होती हैं और अननेसेसरी नहीं होती. तो अच्छा, इन अ नटशेल हम देखें कि आपने अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए रेगुलरली जो है वो जेनेटिकली अगर आपको कोई इशू है तो but what the doctor said after doctor's opinion and prescription डायरेक्ट जाके आप टेस्ट कभी ना कराएं जब ये तक हैबिट आपका सही है ना. it increases your stress. At the same time, second big takeaway is go to a general practitioner first, family physician first, so that it can be properly diagnosed. अपनी तरफ से साइंस ना लगाएं डिफरेंट चीज़ों के अंदर. और आई थिंक थर्ड फॉर मी इज वो डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि जब भी वो डॉक्टर के पास जाएं तो उनके पास हिस्ट्री हो. आजकल इफ यू गो टू वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है सिस्टम में आ जाता है. आई थिंक सिस्टम के अंदर अगर रिकॉर्ड मेंटेनेंस है तो गो टू अ प्लेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वरना मेंटेन करें ऑफ कोर्स व्हाट नुमान सेड. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट आई थिंक एक लास्ट ले लेते हैं पॉइंट के आप थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दें रिगार्डिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट, कि व्हाट इज योर लेट्स से द क्लोजिंग नोट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनको ये पता होनी चाहिए चीज़ें, मेन बेसिक चीज़ें. क्लोजिंग नोट बस इतना ही है कि इन दी एंड सबने ये सुना होता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एब्सोल्युटली. तो विदाउट एंडिंग अप किसी एक बीमारी में मुलव्वस होने से पहले बेहतर है कि इंसान अपने आप को उन चीज़ों से रोक ले जो उसकी तरफ हमें लेके जा रही हैं, और अपनी सेहत का सब बहुत ख्याल रखें. और आई थिंक दैट्स इट. चलो, आई थिंक विद दिस वील कंक्लूड दिस सेशन. और बहुत अच्छा हमारा स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर ईसा लैब जिन्होंने हमें एक्चुअल डॉक्टर से मिलवाया आज, सोल ब्रदर्स को. बाय द वे उस्मान भी जो है हमारे रूहानी भाई है, सही है. सो इसकी बात को ना सीरियस लेने का, सही है. और साथ साथ इसकी हम मोहम्मद हुजैफा और मुश्तबा और जो उनकी टीम है यहाँ पे, हमारे काफ़ी सारे भाई यहाँ बैठे, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया. और ये लास्ट में ये भी बोलता चलूँ कि लास्ट 3 डेज जैसे दानिश ने बोला है, डॉक्टर ईसा लैब एनीवेयर 27 फेब से 1st of March 40% off in Karachi anywhere. So this is all your basic tests, but obviously you have to go to your packages बने हुए उनके. पैकेजेस बने, बट अपने जीपी के पास पहले जाके अपना पूरा लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन के बाद आके टेस्ट कराएं. और I think that's about it. All right, thank you so much. Assalamu alaikum, Soul Brothers. See you later. So thank you.